ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर का मेजर सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। आई एम योर न्यू एजुकेटर एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंधन लेखांकन क्या होता है, हम उसका बात करेंगे। प्रबंधन लेखांकन का मतलब होता है अकाउंटिंग का वो प्रोस्पेक्ट, अकाउंटिंग का वो फेज जहां पर मैनेजमेंट, जो कंपनी का प्रबंधन है, मतलब कंपनी की जो हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं, कंपनी के मैनेजर, कंपनी के डायरेक्टर्स, इनका किस तरह से अकाउंटिंग किया जाता है। और ये एक ऐसी अकाउंटिंग है, प्रबंधन लेखांकन लेखांकन का वो क्षेत्र है जहां पर कंपनी के आने वाले फ्यूचर डिसीजंस के बारे में हम जानते हैं। सी, अकाउंटिंग या लेखांकन की हम जब भी बात करते हैं तो जाहिर है यहाँ पे हम पिछला एक साल में जितना ट्रांजैक्शन हुआ, जितना लेन देन हुआ, उसके बेसिस पे हम अपनी प्रॉफिट्स और लॉसेस को प्रेजेंट करते हैं। मगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं। रिकॉर्ड्स तो हमारे पिछले साल के रहते हैं, मगर नॉर्मली अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम पीएल की बात करते हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये हमारे निवेशक को, हमारे इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि पब्लिक को ये डिसाइड करना है कि क्या वो इस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, कंपनी के अंदर बैठे मैनेजर्स के लिए है, कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए है, कंपनी के सीईओ के लिए है, जनरल मैनेजर के लिए है। और ये इसलिए है ताकि उनको पता चल सके कि क्या कंपनी में जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके काम किया जा रहा है, क्या जिन थियोरीज पे, जिन प्रिंसिपल पे, जिन सिद्धांतों पे वो काम कर रहे हैं, क्या वो कंपनी के लिए फायदा दे रही हैं, क्या वो बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, या फिर उनको अपने निर्णय में, उनको अपने सिद्धांतों में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। तो वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए काम आती है, उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, जो कि आपका सब्जेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अगर प्रबंधन लेखांकन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, ये दो शब्दों को जोड़ के बना हुआ है। पहला है मैनेजमेंट, उसके बाद दूसरा है अकाउंटिंग। मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, दो चीजों को लेके बना हुआ है। तो मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे कंपनी के टॉप पोजीशन पे बैठे लोगों से है, और अकाउंटिंग क्योंकि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फिर दिखाएगी कि प्रबंधन लेखांकन कैसे किया जाना चाहिए। हमारे पास जो डेफिनेशन अवेलेबल है, जो मीनिंग अवेलेबल है, जो खुद में काफी इंक्लूसिव है, इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो हमें पहले वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्टरी चैप्टर में लेकर चलना है। सी, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग refers to the merger of two words, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, यानी कि प्रबंधन और लेखांकन दो शब्दों का विलय करके बनाए गए हैं। क्या? प्रबंधन और लेखांकन। अभी प्रबंधन का मतलब है यहाँ पे योजनाओं से, प्लानिंग से, डायरेक्शन से, कंट्रोलिंग से। प्लानिंग, योजना देते हैं, नियंत्रण, कंट्रोलिंग करते हैं, निर्देशन, डायरेक्शन करते हैं। मैनेजमेंट के पोजीशन पे बैठा हर व्यक्ति कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारे बिजनेस में। उसके लिए अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन काम आ रही है, उसी को हम कहते हैं क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिनका नॉर्मली हम एनालिसिस कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, वही करेंगे, मगर यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाहरी व्यक्तियों को ना जाके मैनेजमेंट में आनी है, क्योंकि इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आने वाले समय में जो भी निर्णय लेने हैं, कंपनी को किस तरह से काम करना है, ये सारे डिसीजन, ये सारे निर्णय निर्भर करते हैं इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हम कहते हैं या फिर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स भी कहा जाता है। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो इट इज वेरी सिंपल। सिंपल सी बात कही कि कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना कि जो मैनेजमेंट की या प्रबंधन के संचालन में सहायता दे।
ये डेफिनेशन एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी द्वारा लाई गई थी। मुझे ये डेफिनेशन सबसे अप्रोप्रिएट लगी, क्योंकि इस डेफिनेशन में शॉर्ट में बता दिया गया है कि अकाउंटिंग की, लेखांकन की वो सूचना, वो इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है, उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं इसमें और हम देखते हैं कि क्या अलग अलग फीचर्स हैं। फीचर्स के बेसिस पे सबसे पहली चीज है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग विज्ञान और कला दोनों ही है। विज्ञान क्यों है? विज्ञान इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बना के दिया जा रहा है, दैट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल। इसलिए ये साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को लगाने के लिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स की, या जो भी इंटरनल चेक में भी अगर आपने इंटरनली कोई ऑडिटर रखा है, उसकी भी डिस्क्रिशन, उसकी भी समझदारी मैटर करती है। तो हम प्रिंसिपल्स तो दिखा सकते हैं, आप प्रिंसिपल्स कितनी भी साइंटिफिक बना लो, अगर उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट, उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को लगाने के लिए केयरफुल नहीं रहेगा ऑडिटर, तो यहाँ पे क्या होता है, उन प्रिंसिपल्स का जो पर्पस है, वो प्रिंसिपल्स जिन चीजों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं। तो साइंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिद्धांत हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हमें प्रोवाइड कर रखा है, और आर्ट्स इसलिए क्योंकि इन सिद्धांतों को लगाने के लिए एक विवेक होना चाहिए, एक डिस्क्रिशन होना चाहिए ऑडिटर के दिमाग में। दूसरी चीज, अकाउंटिंग सर्विस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ फंक्शन ऑफ सर्विस टुवर्ड्स मैनेजमेंट। देखिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो मैनेजमेंट को सर्विस नहीं मिलेगी। सर्विस कैसी सर्विस? मैनेजमेंट जिन डिसीजंस को ले रहा है, ये सोच के कि उसके जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी उसके कार्य क्षेत्र हैं, उसमें वो हर निर्णय जो दे रहा है वो सही निर्णय होने चाहिए। अगर उसको पता है कि उसकी डिमांड, उसकी मार्केट में डिमांड 1 लाख यूनिट बेचने की है एवरेज, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें पता चल रही है, क्योंकि हमें पता चल रहा है बार बार कि हमारी सेल्स कितनी हो रही है जाके। अब ये इंफॉर्मेशन, शायद सेल्स की इंफॉर्मेशन हम अगर बात करें टैक्स अथॉरिटीज के लिए केवल उतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें कितने पे सेल्स देना है, मैनेजमेंट के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्योंकि अगर हमारी एवरेज सेल्स 1 लाख से अधिक हो रही है तो 2 लाख प्रोडक्शन यूनिट्स करके क्या फायदा, क्योंकि वो 1 लाख इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, पैसे की बर्बादी है वो। तो यहाँ पे ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि हमारी एवरेज सेल्स 1 लाख है, ये प्रोवाइड कर रही है मैनेजमेंट को एक बेसिस किसका, प्रोडक्शन करने का। ठीक उसी तरह अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे मैनेजमेंट अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, लेखांकन की सूचनाओं को अपने काम में ला सकता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट तीसरी फीचर, थर्ड फीचर अगर हम बात करते हैं, तो अकाउंटिंग सर्विस इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है मतलब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपनी के अंदर काम आने वाला है। कंपनी के अंदर होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, सो मेनी डिपार्टमेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना इन फाइनेंशियल बुक ऑफ अकाउंटिंग से निकालता है, ये सब में काम आने वाली है। इनको कलेक्ट करना, इनको कलेक्ट करने का मतलब है इनका संग्रह करना, विश्लेषण, एनालिसिस करना एंड डिसीजन मेकिंग। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। एक होता है जो फर्स्ट हैंड होता है, जो पहली बार कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी होता है, और जो किसी के दिए गए डेटा के बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं वो हमारा सेकेंडरी हो जाता है, राइट। यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद उसमें से वो डेटा आपको छांटना है, वो सूचनाएं छांटनी है जो आपके काम की है, और जो नहीं है यू हैव टू लीव दैट आउट, उसे छोड़ देना है। जो काम की है उनके आधार पर जब हम डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट या एकीकृत प्रणाली प्रबंधन लेखांकन। यानी कि यहाँ पे किस तरह से हम अलग अलग डेटा को मर्ज करके, मिलाकर मैनेजमेंट के काम आने वाली इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मोर कंसर्न्ड विथ फ्यूचर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सी यहाँ पे भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन किया जाता है, इंफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है।
हमारे अकाउंट्स के रिकॉर्ड तो यहाँ पिछले टाइम से चले आ रहे हैं, राइट? मगर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो रिकॉर्ड्स पिछले टाइम से चले आ रहे हैं, इनका यूज हमें फ्यूचरिस्टिक तरीके से करना है। हमें उन स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करनी है जिन स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे फ्यूचर में मैनेजमेंट डिसीजंस को लेगा। तो ये फ्यूचर में काम आने वाली डिसीजंस हैं। सेलेक्टिव नेचर या चयनात्मक प्रकृति होती है इनकी। चयनात्मक प्रकृति होने का मतलब है सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होती है, कुछ हमारे काम की नहीं होती है। तो जैसा कि हमने एक पिछले फीचर में देखा, उसको कलेक्ट करेंगे, संग्रह करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसमें से चुनेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और हमें क्या काम आता है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती है, इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा पोर्शन होता है जो हमारे काम का होता है, और हमें उसी पोर्शन, उसी पर्टिकुलर सेलेक्टिव नेचर के आधार पर अपने निर्णयों को लेना होता है। नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे अच्छा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, पहले हम देख रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, यानी कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है हमारा फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कंपोनेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉस्ट मैनेजमेंट पर ज्यादा होती है, और ये कॉस्ट तीन हिस्से में बांटी जाती है। पहला है वेरिएबल कॉस्ट, वो जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करते हैं, दैट इज नोन एज द वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद होता है हमारा फिक्स कॉस्ट, जो प्रोडक्शन पे प्रोडक्टिव प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन के अनुपात में डिफर नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे फिक्स कॉस्ट। और जो कुछ हद तक प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन पे नहीं निर्भर करते हैं, वो एक एक समय सीमा तक एकदम एक जैसे चलेंगे, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद वो प्रोडक्शन पर निर्भर करने लगते हैं, तो दैट इज नोन एज सेमी वेरिएबल कंपोनेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो कॉस्ट मैनेजमेंट को लेकर मिलती है, कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जाए, कॉस्ट कैसे कट की जाए। और एक और फीचर, एक थोड़ा अंतिम फीचर जो और इन चीजों पे ध्यान देता है, वो है कॉस्ट एंड इफेक्ट एनालिसिस। जैसे मान लीजिए, हो सकता है मैनेजमेंट को पिछले साल अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कुछ ऐसी जानकारियों की प्राप्ति हुई जिसके बाद मैनेजमेंट को लगा कि भाई ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत जो हमारे बिजनेस में अब तक चला आ रहा था, ये हमें अब उतना फायदा नहीं दे रहा है जितना ये पहले दे रहा था। तो ऐसे में क्या करेगा मैनेजमेंट, ऐसे में मैनेजमेंट उन प्रिंसिपल्स को ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। एक नए प्रिंसिपल को वो अब इस साल लेकर आया, फिर इस साल के अंत में उसने देखा कि क्या ये प्रिंसिपल उससे बेटर है, नहीं है। तो किस तरह से अलग अलग सिद्धांत हमारे बिजनेस को मैटर करते हैं, अलग अलग सिद्धांत किस तरह से बिजनेस में क्या प्रभाव लेकर आते हैं, वो कॉस्ट एंड इफेक्ट एनालिसिस से पता चलता है। कारण और प्रभाव विश्लेषण, प्रबंध लेखांकन विभिन्न चर के कारण और प्रभाव के विश्लेषण पर जोर देता है। यानी एक सिद्धांत क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, क्या वो प्रभाव फेवरेबल है, सही है हमारे बिजनेस के लिए, नहीं है तो हम एक दूसरे प्रभाव के, दूसरे कारण, दूसरे सिद्धांत के साथ चलते हैं, उसके प्रभाव को देखते हैं, हम मैच करते हैं, टैली करते हैं, किस तरह से दोनों में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। वित्तीय लेखांकन, लाभ और हानि खाते या P&L, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तैयारी, ये सारा कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, उनका इफेक्ट, उनके प्रभाव के आधार पर निर्णय लेना, दो अलग प्रिंसिपल्स के दो अलग प्रभावों के आधार पर टैली करना, ये सारा कुछ कॉस्ट एंड इफेक्ट या फिर कारण और प्रभाव विश्लेषण में आता है। तो ये तो हो गए हमारे फीचर्स। क्या क्या फीचर्स थे, एक बार फिर से देखेंगे। पहला फीचर जो था हमारे पास कि ये साइंस, विज्ञान और कला का मर्जर है, विज्ञान और कला दोनों को साथ में लेकर आता है, ताकि विज्ञान मतलब प्रिंसिपल्स जो हैं, जो दिए गए हैं, और कला का मतलब है यहाँ पे कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है। हमारा दूसरा फीचर बात करता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे जो भी जानकारियां, जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वो बिजनेस के बाहर के लिए नहीं मगर बिजनेस के अंदर के लिए काम आती हैं। जो प्रबंधन का क्षेत्र है
हमारे कंपनी का, उसके लिए काम आता है। तीसरी चीज हमने देखी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, जिसमें हमने 3 चीजों की मुख्य रूप से बात की। क्या बात की हमने? हमने बात की कि संग्रह करना, उसका विश्लेषण करना और निर्णय लेना, मतलब कलेक्शन, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग। इन 3 चीजों में काम आ रही है हमारी वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए, उसी को हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का नाम दिया है। द नेक्स्ट थिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, मतलब रिकॉर्ड्स तो हमारे पास पिछले मौजूद रहेंगे, मगर ये रिकॉर्ड्स बात करते हैं कि फ्यूचर में आने वाले समय में कौन सा डिसीजन लाना है, किस तरह से हमारे डिसीजन को उसके साथ इंटीग्रेट करना है, मिलाना है, कि अभी तक अगर कोई प्रिंसिपल हमको एक प्रभाव दे रहा था, फिर ये प्रिंसिपल हमें क्या दूसरा प्रभाव देगा। सेलेक्टिव नेचर का मतलब है हमारी ये जो इंफॉर्मेशन है वो सेलेक्टिव नेचर की होती है, मतलब इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ही मैनेजमेंट के काम की होंगी, चयनात्मक प्रकृति होगी, कुछ इंफॉर्मेशन प्रबंधन के काम की होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन प्रबंधन के काम की नहीं होंगी, और जो काम की नहीं होंगी जाहिर है हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना है। इम्फेसिस होता है कॉस्ट मैनेजमेंट। 3 तरह के कॉस्ट इसमें हमने देखे। सबसे पहला जो है वो है निश्चित या फिक्स कॉस्ट, फिर है परिवर्तनीय यानी पूर्ण रूप से वेरिएबल कॉस्ट, जिसका सारा का सारा प्रोपोर्शन मैटर करता है हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे, और उसके बाद है अर्ध परिवर्तनीय यानी सेमी वेरिएबल कंपोनेंट्स। सेमी वेरिएबल कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि कुछ समय तक ये निश्चित चलते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन के आधार पर ये डिफर करने लगते हैं। और अंतिम बात की हमने यहाँ पे कॉस्ट और इफेक्ट एनालिसिस, मतलब अलग अलग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ये हमें देखना होता है कि किस प्रिंसिपल से हमें ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हमारे पास मेन फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हमने फीचर्स देख लिए, अब हम आते हैं फंक्शंस क्या क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। जो सबसे पहला फंक्शन है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा या रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्यों, ये हर तरह के लेखांकन का सबसे पहला फंक्शन होता है कि हमें यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए इंस्टीट्यूट है, हमको जो प्रिंसिपल्स दे रहा है उन प्रिंसिपल्स के आधार पर हमको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज है कि पहले तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, पहले तो हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद दूसरा है वैलिडेटिंग द डेटा। वैलिडेटिंग द डेटा का क्या मतलब है कि ये कितना प्रभावशील है। वैलिडेशन मतलब प्रभावशील होना। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है क्या उसका कोई भी प्रभाव हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिसीजन पे दिख रहा है, होता दिख रहा है, या हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की टेक्निक ही गलत थी, हमने जो सूचनाएं एकत्रित की क्या उसको कलेक्ट करने का तरीका ही गलत था। जो सूचना हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो सूचना हमारे मैनेजमेंट के काम आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे ज्यादा जरूरी होता है संपर्क होना चाहिए, किसके बीच में, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में भी संपर्क होना चाहिए, एक दूसरे की परेशानियों को वो आपस में बता सके, और साथ ही साथ हमारा हमारे कस्टमर से, हमारे ग्राहक से भी संपर्क होना चाहिए, ताकि हम जान सके कि हम अपने बिजनेस में और क्या सुधार कर सकते हैं। कभी कभी बिजनेस में जो व्यक्ति हैं वो उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, जो एक बाहर का कस्टमर बता सकता है कि अगर इसमें ये सुधार आप ला दो ना तो आपके सेल्स इतने बढ़ जाएंगे, इतनी बिक्री बढ़ जाएगी। तो कम्युनिकेशन दोनों जगह जरूरी है, इंटरनल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। और तजुर्बा खैर इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट में बैठा बंदा जो 50 साल से उस काम को कर रहा है कंपेयर टू वो व्यक्ति जो अभी 5 महीने से कर रहा है, तो दोनों के काम करने के तरीके में बहुत डिफरेंस होगा। और कभी कभी बिजनेस में आंतरिक जो कलह हो जाती है जूनियर सीनियर्स वाली, वो भी एक समस्या उठती है, बट डेफिनेटली एक्सपीरियंस इधर बहुत मैटर करता है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या करना। देखिए हमने फीचर्स में ही बात कर ली थी इसकी कि भाई चयनात्मक प्रकृति होती है, सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव क्या इंफॉर्मेशन हमारे काम की है और क्या इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, इसका डिसीजन हम उस डेटा को इंटरप्रेट करके करते हैं, उसकी व्याख्या करके करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और यदि ऐसा हो रहा है तो इसे हम, या हो सकता है वो एक फायदे वाली चीज है तो हम उसको बिल्कुल नहीं रोकना चाहेंगे, इनफैक्ट हम उसको और लार्ज लेवल पे इंकरेज करना चाहेंगे।
और अगर वो फायदे वाली चीज नहीं है तो हम उसको वहीं रोकना चाहेंगे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है हम डेटा का व्याख्यान कैसे कर रहे हैं, और क्या जो व्याख्यान कर रहे हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काम की है या नहीं है। चौथी चीज है कम्युनिकेटिंग द डेटा कलेक्टेड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। मतलब संख्याओं के रूप में आपको डेटा को यहाँ पे देना है। संख्यात्मक जानकारी देने का क्या मतलब है? संख्यात्मक जानकारी का मतलब यहाँ पे आंकड़े शब्द यूज किया गया है। इसका मतलब है पैसे के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में। पैसों के रूप में जब हम किसी जानकारी को देते हैं तो हम उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। अगर हम एक प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं, हमारा 1 करोड़ का सेल्स हो रहा है, अगर हम दूसरे प्रिंसिपल को लेके चलेंगे हमारा 1 करोड़ 50 लाख 1.5 करोड़ का सेल्स हो जाएगा। कि क्या कोई सिद्धांत हमारे बिजनेस में जो पैसे हम कमा रहे हैं उन पे प्रभाव डाल सकता है या नहीं डाल सकता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग द डेटा। और कम्युनिकेटिंग मतलब डेटाओं का संचार करना तो ठीक है, उन संचार को आंकड़ों में प्रेजेंट करना है, हमें हमें संख्याओं में दिखाना है कि अगर इस तरह से इन चीजों को किया जाए तो बिजनेस इतना ग्रो कर जाएगा। ये हमारे फंक्शंस का चौथा पॉइंट था। अब फंक्शंस का क्या है, दो तरह से फंक्शंस हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा थियोरेटिकल फंक्शंस। थियोरेटिकल फंक्शंस यानी कि वो फंक्शंस जो मैनेजमेंट की सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, सिद्धांतिक कार्यों में हेल्प करते हैं, सिद्धांतिक कार्यों में जो सहायता करते हैं वो कहलाते हैं हमारे थ्योरेटिकल फंक्शंस। और दूसरे तरह के जो हमारे फंक्शंस होते हैं, अच्छा थ्योरेटिकल फंक्शंस में भी हमारे पास काफी कुछ है देखने को। दूसरे तरह की फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है डिसीजन मेकिंग फंक्शंस। तो लेट्स टॉक अबाउट, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले थ्योरेटिकल फंक्शंस क्या होते हैं हमारे बिजनेस के। सबसे पहले थ्योरेटिकल फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, थ्योरेटिकल फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो बिजनेस को केवल, यहाँ पे फिर हम आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल प्रभाव की बात कर रहे हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास आएंगे। सबसे पहला है हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, या पूर्वानुमान और योजना बनाने में सहायता करना। बिजनेस में फोरकास्ट करने की हम बात कर रहे हैं। फोरकास्ट करने का मतलब है हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेटा तो भले पुराना होता है, मगर होता क्या, ये डेटा के बेसिस पर हम आगे आने वाले समय में किस तरह से हमारी कंपनी काम करेगी, क्या क्या बदलाव लाने हैं हमारे को अपने सिद्धांतों में, अपने काम करने के तरीके में। और साथ ही साथ यू हैव टू प्लान, आपको एक पूरा लेआउट बनाना पड़ेगा, एक पूरी योजना बनानी पड़ेगी। क्योंकि हम, हो सकता है पिछले 10 साल से जो चीजें चली आ रही थी अब हम उसको बदलने वाले हैं, तो जाहिर है देयर विल बी प्रॉब्लम, समस्याएं आएंगी, क्योंकि लोग पुराने एथिक्स से जुड़ चुके हैं, वो पुराने कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, वो नहीं बदलना चाहते हैं। मगर कंपनी के फेवर में क्या है, कंपनी के फेवर में तो एक नया प्रिंसिपल है, एक नई कार्यशैली है। तो उस कार्यशैली के अकॉर्डिंग लोगों को एडजस्ट करने में भी समस्या आएगी। काफी लोग उस बदलाव का विरोध भी करेंगे, उसको रोकेंगे भी। एक ग्रुपिज्म हो सकता है, लोग एक साथ आके विरोध कर सकते हैं। मगर जो कंपनी के फेवर में अगर हमें वो करना है तो हमें ध्यान रखनी होगी कि प्लान करके, योजना बनाने के बाद ही, फोरकास्ट किया, हमने डिसाइड किया, हमने सोचा कि आने वाले समय में ये अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। और प्लान करना, उस योजना को बनाना, उस योजना के तहत काम करना। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दो चीजें हमने देख ली। पहला था सेलेक्टिव होता है डेटा, डेटा का सिलेक्शन। फिर हमने देखा इंटरप्रिटेशन करना है, उसका व्याख्यान करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं व्याख्यान का ही एक पोर्शन है, व्याख्यान का ही एक पर्टिकुलर एरिया है सहाय आयोजन। आयोजन का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है आप डेटा का, आप सूचनाओं का जिस तरह से व्याख्यान कर रहे हैं, क्या वो व्याख्यान का जो तरीका है, जिस जानकारी को, जिस सूचना को ज्यादा महत्व दिया गया है, जिस सूचना को कम महत्व दिया गया है, उन सूचनाओं के आधार पर क्या कोई निर्णय लेना संभव हो पा रहा है, सूचनाओं को कैसे आधारित किया गया है। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग में हम ये भी बात करते हैं कि एक बार मैनेजमेंट के पास वो डेटाज आ जाते हैं ना, वो सूचनाएं आ जाती हैं,
तो उसको पता है कि कंपनी का कौन सा व्यक्ति या कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा फायदा दे रहा है कंपनी को, और कौन से डिपार्टमेंट, कौन से लोग हैं जो कंपनी के लिए ओवर कॉस्ट हो गए हैं, मतलब कंपनी बस उन पे खर्चा तो कर रही है बट वो कंपनी को कुछ भी ला कर दे नहीं पा रहे हैं। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है नियंत्रण रखना। हमारे पास जो भी जानकारियां अवेलेबल हैं उन जानकारियों के आधार पे हम कंट्रोल करते हैं अपने बिजनेस को। हम कंट्रोल करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे कंपनी में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या जरूरी है हमारे कंपनी में, किस फील्ड में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ पे हमारी कंपनी पीछे रह जा रही है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, एक स्वॉट एनालिसिस होता है। आप में से जरूर कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए। स्वॉट मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, टी मतलब थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस में कंपनी अपने अलग अलग फील्ड में, अलग अलग कार्य क्षेत्र में ये देखती है कि वो किन कार्य क्षेत्रों में बहुत निपुण है, बहुत अच्छा करी, और किन कार्य क्षेत्रों में उसे अभी और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की, और भी ज्यादा सुधार की जरूरत है। तो कंट्रोलिंग में कहीं ना कहीं स्वॉट एनालिसिस भी आता है। नियंत्रण रखने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो हमें नियंत्रण रखना किस पे है। कम्युनिकेशन में, संपर्क करने में, संचारण करने में, और ये संचारण होते किस में, ये संचारण कंपनी के ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी जानकारी आ रही है, जो भी रिपोर्ट्स और जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये बाहर के पार्टीज को तो हम देते ही। ऑडिट का तो मेन उद्देश्य ही है कि बाहर के पार्टीज को ये बताना कि कंपनी कर कैसे रही है। मगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बात करता है कि बाहर की पार्टीज का तो जानकारी ठीक है, अंदर में जो बैठ के प्लान कर रहे हैं, जो ये डिसाइड करें कि कौन सी प्रिंसिपल उनको लेकर करना है, कौन से सिद्धांतों को लेकर चलना है, कंपनी की कार्यशैली शैली क्या रहेगी, कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, इन सारे चीजों पे मैनेजमेंट या प्रबंधन नियंत्रण करता है। और क्योंकि प्रबंधन नियंत्रण करता है तो ये बहुत जरूरी है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर यानी वो जो शेयर धारक हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, डिबेंचर धारक है, और ऐसी और भी अगर कई संस्थान हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में निवेश करके रखा है, तो उनके लिए तो सही, मगर मैनेजमेंट के लिए भी ये इंफॉर्मेशन काम की होती है। और कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, यानी कंपनी में ये देखना कि क्या सारे डिपार्टमेंट्स में हार्मनी है, सारे सारे डिपार्टमेंट्स के बीच सद्भावना है कि नहीं है। ये सद्भावना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भले अलग डिपार्टमेंट हो पर आप काम एक ही संस्था के लिए कर रहे हो, और अगर दो डिपार्टमेंट्स में कलह है तो वो कहीं ना कहीं संस्था को नुकसान पहुंचाएगी। ये तो बात हो गई कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अलग अलग थ्योरेटिकल फंक्शन क्या है। एक जो सबसे जरूरी है वो होता है निर्णय लेने का काम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जितनी भी जानकारियों को लेकर जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो निर्णय लेते हैं, और वो जो निर्णय लेते हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में किस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग सहायता करता है। हैव अ लुक। सबसे पहली चीज है, ये डिसीजंस दो तरह के होते हैं, निर्णय हमारे पास दो तरह के होते हैं। सबसे पहले वो निर्णय होते हैं जो डे टू डे में काम आते हैं, और फिर वो निर्णय आते हैं जो कंपनी में लंबे समय तक के लिए चलते हैं। डे टू डे की अगर हम बात कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें, कंपनी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, लोगों के काम करने की जो शैली होती है वो क्या होनी चाहिए, कार्यशैली क्या होनी चाहिए। बट अगर हम बात करते हैं उन डिसीजंस की जिनके आधार पे कंपनी काम कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी या रणनीतियों के बारे में बात करते हैं जिससे कंपनी लंबे समय तक मार्केट में टिकी रह पाए। तो यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन और अलग अलग डेटा का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे जरूरी है सूचनाओं को संग्रह करना, और संग्रह करने के बाद उन सूचनाओं को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पहुंचाना। एक कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट्स में हम कैसे इस कलेक्शन करेंगे इस डेटा का। और ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, उसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होता है। वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ही अकाउंटेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, उसका काम बस इतना होता है कि वो इन सारी इंफॉर्मेशन को, जितनी भी सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं, इन सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है। उसके बाद दूसरा है डिसीजन मेकिंग में कार्यशील पूंजी का उचित उपयोग, यानी कि अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी वो पैसा होता है जो
इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी रोजमर्रा में बिजनेस में काम आ रही जितनी भी पूंजी होती है, छोटे से छोटे एक्सपेंसेस लेके बड़े से बड़े एक्सपेंसेस जो रोजमर्रा की लाइफ में काम आते हैं बिजनेस के, उनको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्या इस वर्किंग कैपिटल का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैनेजमेंट ये मान के चल रहा है कि हमारा वर्किंग कैपिटल एक दिन का 2000 है, क्या वो 2000 का सही उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर इस 2000 को हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल के उपयोग को दिखाता है। उसके बाद है जो निवेश किए गए हैं उस पे सही प्रतिफल मिल रहा है कि नहीं, यानी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। इन्वेस्टर ने पैसा तो लगा रखा है, बट जाहिर सी बात है अगर 100 रुपए हमारे बिजनेस में लगा के वो 101 रुपए कमा रहा है, और हमारे कंपेटिटर के बिजनेस में 100 रुपए लगा के वो 105 रुपए कमा रहा है, तो ये 4 रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई निवेशक क्यों लूज करना चाहेगा? जाहिर है वो दूसरे कंपेटिटर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे केवल हमारे मैनेजमेंट को अपना ही काम नहीं देखना है, अपने साथ वाले का भी काम देखना है कि दिए गए पैसे में, दिए गए इन्वेस्टमेंट में वो हमसे 4 रुपए अधिक का रिटर्न कैसे दे पा रहा है। और अगर वो स्ट्रैटेजी हमारे लिए फायदे वाली है तो हमें उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी डिसीजन इंफॉर्मेशन मतलब रणनीति। रणनीति का क्या मतलब होता है? रणनीति का मतलब होता है कि किस तरह से हम अपने बिजनेस में अपने कंपेटिटर से बेटर कर सकते हैं। और जब हम कंपेटिटर बात करते हैं तो हम हर मायनों में यही बात करते हैं कि उसके पास वही कैपिटल है, वही वर्किंग कैपिटल है, वही वर्कफोर्स है, वही सब कुछ है, बट हो सकता है हम उससे बेटर कर रहे हैं, हो सकता है वो हमसे बेटर कर रहे हैं, हम उससे जब तक बेटर करें कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड। पर जब ऐसा लग रहा है कि दिए गए रिसोर्सेज में वो हमसे बेहतर कर रहा है, तो हमें अपने बिजनेस में सुधार लाने की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म एडहॉक डिसीजन। एडहॉक डिसीजन अल्पकालिक डिसीजन, कुछ समय के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं। जनरली यहाँ पे हम प्रोडक्ट की प्राइस को, मूल्य को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हो सकता है प्रोडक्ट में कुछ नया ला दिए, हो सकता है कुछ पुराना हटा दिए, या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारा कुछ अगर हम चेंज कर देते हैं। कुछ समय के लिए डिसीजन क्यों लिए जाते हैं? कुछ समय के लिए डिसीजन लिए जाते हैं फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि हमारा जो डिसीजन है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे होता है। ये एक्सपेरिमेंट सफल भी हो सकता है, विफल भी हो सकता है। एडहॉक डिसीजंस एक एक्सपेरिमेंटल वे में किए जाते हैं। और लास्ट है हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग है, मैंने बताया था कि ऑडिटिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग एक चीज नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन हम मान के चल रहे हैं कि हमारा क्लाइंट गुनहगार है, हमारा क्लाइंट नहीं है, फिर वो हमारा क्लाइंट नहीं रहा, फिर वो आरोपी हो गया, वो गुनहगार है, ये हम मान के चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन वो होती है। ऑडिटिंग में वो हमारा क्लाइंट है, हम मान के चल रहे हैं कि इसने जो भी अकाउंट्स के बुक हैं उनकी ट्रू एंड फेयर व्यू रखी है। अच्छा, ये तब और जरूरी हो जाती है जब कंपनी का अमलगमेशन होता है। अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनियां एक साथ आ रही हैं, तो फिर ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसकी अमलगमेशन हो रही है या एब्जॉर्प्शन होगी। किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को पूर्ण रूप से खरीद लिया और अब वो उसी की कंपनी बन गई। कंपनी ए थी, बी ने उसको पूरा खरीद लिया, तो बी कंपनी में एक कंपनी मर्ज होगी, एक तरह से खरीद लिया उसको। मगर मर्जर में क्या हो रहा है, अब अमलगमेशन में क्या हो रहा है, ए प्लस बी सी कंपनी बन के आ रही है। तो यहाँ पे जो भी जानकारियां होती हैं उनको इस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि जब दो कंपनियां एक हो रही हैं तो ये बहुत जरूरी होता है इंश्योर कर लेना कि दोनों कंपनियां सही हैं या नहीं है, कहीं कोई इलीगल एसोसिएशन तो नहीं बन रहा है, कुछ इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। तो विद दैट बीइंग सेड, आज हमने देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, सॉरी अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स क्या होता है। उसके साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में हम अलग अलग फीचर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, थ्योरेटिकल फंक्शंस होते हैं और डिसीजन मेकिंग फंक्शंस होते हैं। तो ये था आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी चैप्टर का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको मैं, आपकी नई एजुकेटर साक्षी, क्या आपको मेरे समझाई चीजें समझ में आई, नहीं आई? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप टारगेट गुरुकुल की जो व्हाट्सएप लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड एवरीवन, प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय।